नमस्ते दोस्तों, मैं सीमा सिंह हिंदी साहित्य के रचनाकारों की रचनाओं को प्रस्तुत करती हूँ अपने स्वर में। आज सुनिए हिंदी कथा शिल्पी मीनू त्रिपाठी जी की लिखी हुई कहानी लफंगे। तो शुरू करते हैं कहानी लफंगे। त्रिशा, ये स्टोल डाल लो। आरती ने उड़ती सी नज़र बेटी के चुस्त टॉप पर डालते हुए स्टोल उसकी ओर बढ़ाया। जब देर तक त्रिशा ने स्टोल को नज़रअंदाज किया तो इसरार करते हुए बोली, डाल लो ना, बाद में बैग में रख लेना। उफ, बैग में क्या और सामान कम है जो इसे भी ढोती फिरूं? त्रिशा झुंझलाई तो आरती भरसक शांति से बोली, यहाँ से निकलते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखा करो। क्यों, क्या है बाहर? त्रिशा खींची तो आरती भी तेज स्वर में बोली, बाहर चाय की टपरी पे खड़े लफंगे नहीं दिखते तुझे? अरे मम्मी, उनकी वजह से क्या अब मनमर्जी के कपड़े भी ना पहनूं? और वैसे भी आपके उन सो कॉल्ड लफंगों ने ना आज तक मुझे कुछ कहा है, ना ऐसा कुछ किया जिससे मुझे कोई परेशानी हो, बल्कि मदद ही की है। उस दिन जब मेरी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी तो उन लड़कों ने ही ठीक करके दी, वरना एग्ज़ाम भी मिस हो जाता। बेवकूफ़ है तू, ज़रा अपनी सेंसेस जगा कर रखा कर। सामने वाले हिमेश जी की बेटी को देख, कैसे ढंग के कपड़े पहनती है, घर से निकलती है तो नाक की सीध में। अरे मम्मी प्लीज़, मुझे किसी से कंपेयर मत करो। भुनभुनाती हुई त्रिशा इतनी तेज़ी से निकली कि आरती स्टॉल पकड़ा ही नहीं पाई। माँ बेटी का लगभग रोज़ का ही कुछ ऐसा ही मिलता जुलता विवाद, जिसमें चाय की टपरी और उस पर खड़े लड़कों का जिक्र हो, शरद को अच्छा नहीं लगता। सो बोल उठे, तुम क्यों उसे टोकती हो? इतनी रोक टोक ठीक नहीं है। ठीक तो कहती है वो, मोहल्ले वालों की वजह से क्या वो अपनी मनमर्जी से पहनना ओढ़ना छोड़ दे? मोहल्ले वालों की परवाह नहीं है शरद, मेरा दिल तो चाय की टपरी पर खड़े लफंगों को देखकर जल उठता है। हैरानी में लिपटा अरे भर कहकर शरद उसे देखते रह गए और वो देर तक लफंगों पर लानत मलामत भेजती रही। मुझे उनकी हंसी से चिढ़ होती है। आते जाते लोगों को ताकना और धीरे धीरे बातें करके हंसना मेरे गुस्से को बढ़ा देता है। उस दिन हिमेश जी की बेटी निकली तो एक दूसरे पर हाथ मारकर कैसे भद्दे इशारे करते रहे। वो बेचारी सर नीचे करके निकल गई। मैं उधर खिड़की से सब देख रही थी। बस अपनी बेवकूफ़ त्रिशा को कुछ नहीं दिखता है। चलो ये सब छोड़ो, तुम बहुत दिनों से हिमेश जी के यहाँ जाने को बोल रही थी, कब चलें? बात बदलने की गरज से शरद बोले तो पल भर को आरती चुप हुई और फिर एकदम से बोली, अरे हाँ जाना तो है, कब से बुला रहे हैं। मैंने त्रिशा से भी कहा है कि उनकी बेटी से दोस्ती कर ले, पर वो सुनती कहाँ है। आरती हिमेश जी के परिवार से बहुत प्रभावित है। जब शिफ्टिंग हो रही थी तब उन्होंने कई बार पूछा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा। पहली बार मिले तभी उन्होंने अफसोस जाहिर कर दिया था, बड़ी गलती की यहाँ घर बनवा कर। आपका तो किराए का घर है, जब तक रहे रहे, नहीं तो छोड़ दिया। हम कहाँ जाएं, कितना पैसा भी तो लगा दिया है इस घर में। आसपास की जानकारी देने के साथ साथ वो ये कहना ना भूले, ज़्यादा बोलचाल ना रखिएगा आसपास, यहाँ की जेंट्री बस ऐसी ही है। और ये चाय की टपरी और इस पर खड़े होने वाले लोगों से तो उन्हें खासी दिक्कत थी। हिमेश जी ने उन लफंगों के विषय में ऐसे कसीदे पढ़े कि आँख की किरकिरी बन गई। वो चाय की टपरी और वो लड़के। शरद, हिमेश जी सही कहते हैं, हमारा तो किराए का घर है, कभी भी छोड़ सकते हैं। सहसा आरती बोली तो शरद पहले तो चौंके, फिर अप्रसन्नता से बोले, पूरे 2 महीने भागदौड़ करके ये घर लिया और तुम्हारे दिमाग में अभी से पकने लगा कि घर छोड़ दें? तो क्या हुआ, ऐसी जगह घर लो जहां आसपास अच्छे लोग हों। नहीं, तुम्हारे हिसाब से तो ऐसी जगह घर लेना चाहिए जहां चाय की टपरी ना हो। उससे भी क्या दिक्कत है, बस ऐसे लफंगे ना हों। देखो आरती, ये अपने ऊपर है कि हम चिंता करें या चुनौतियों का सामना करें। किसी के चेहरे पर नहीं लिखा है कि वो कैसा होगा। जगह बदल दें और इससे भी बदतर लोग मिल जाएं तो उसे भी बदल देंगे, क्या दिक्कत है। फिलहाल इनकी बात करो ना आप। इनके तो चेहरे पर, इनकी चाल ढाल पर, हाव भाव में लिखा है कि कितने बड़े वाले लंपट हैं। आरती के पास तर्कों और जवाबों की कमी नहीं, ये सोचकर वो गहरी सांस लेकर उठे और खिड़की खोल दी। ताज़ी हवा के साथ नीचे खड़े लड़कों के ठहाकों का झोंका भी आया तो आरती के कानों में पिघला शीशा सा उतर गया। वो तड़प कर बोली, देखा, इसीलिए इनको गरियाती हूँ। सुबह सुबह कोई काम नहीं है क्या इनके पास?
अरे यार, हवा के लिए खिड़की खोली है, उनकी ओर से दिमाग हटाओ ना तुम। वही तो, हम दिमाग हटा लें पर ये ना हटेंगे। हवा के लिए खिड़की खोलना भी हराम हो गया है। ऐसे लोग इंसानियत को दागदार करते हैं, समाज पर धब्बा बनते हैं। एक तरफ हम लड़के लड़कियों की बराबरी की बात करते हैं, दूसरी तरफ लड़कियों की सुरक्षा की चिंता हमें खाई जाती है। अरे सुनो, तुम अभी के लिए कुछ भेज रही हो या नहीं? आरती का लफंगे प्रलाप रोकने का शरद का ये पैतरा फिर काम आया। अनवरत बोलती वो एकदम से चुप हुई, फिर चौंकी। अरे बाप रे, कल ही तो आपको अहमदाबाद जाना है। मैंने कोई तैयारी भी नहीं की। आज मठरी और लड्डू बनाऊंगी। क्या कहूँ, त्रिशा को अकेले नहीं छोड़ सकती, वरना तुम्हारे साथ चलकर मैं भी मिलाती। आरती का ध्यान अब पूरी तरह से बेटे पर लग चुका था। शरद भी इत्मीनान से अखबार लिए बैठ गए। जानते थे बेटे के लिए पकवान बनाने की चिंता उसे कुछ और सोचने ही नहीं देगी, और हुआ भी वही। वो झटपट उठ गई और रसोई में खटर पटर की आवाज़ें आने लगीं। 2 बार बाहर भी झांक आई। 9 बज गए थे पर शन्नो का कुछ पता नहीं था। आज तो उससे राशन भी मंगवाया था, पता नहीं उसने खरीदा भी होगा या नहीं। दिमाग में 10 बातें घूम रही थीं कि तभी डोरबेल बजी। लपक कर उसने दरवाज़ा खोला तो जी धक से रह गया। राशन के सामान से लदी फंदी शन्नों के पीछे चाय की टपरी पर खड़े होने वाले 2 लफंगे आटे की बोरी पकड़े खड़े थे। नमस्ते आंटी, सुनकर उसके मुंह का जायका खराब हो गया। माथे की त्योरियां और हिकारत भरी भंगिमा देखकर वो लड़के बोरी दरवाजे पर ही छोड़कर चलते बने। वो लड़के उसके घर के दरवाजे तक आए क्यों? ये गुस्सा कुछ देर तक दबाए रही, नहीं रहा गया तो बोल पड़ी। देख शन्नो, हम बेटी वाले हैं, ऐसे में किसी को भी घर में लेकर चले आना ठीक नहीं है। दीदी, बेटी वाले हम भी हैं, इतनी पहचान तो हमें भी है। आदमी को आदमी समझना सीखो। शन्नो बड़बड़ा रही थी। उसका मूड खराब करके आरती अपने काम को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए चढ़े हुए सुर को साध कर नरमाई से बोली, हमारी उनसे दुश्मनी तो है नहीं, घर में लड़की है सो चिंता बनी रहती है। तू खुद ही देख, ये लफंगे सुबह शाम यहीं खड़े रहते हैं। आटा मारते हुए शन्नो दया भाव दिखलाते हुए बोली, अरे दीदी, ये बच्चे भी हमारे आपके जैसे परिवारों से हैं, अकेले रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, थोड़ा बाहर हंस बोल लेते हैं तो क्या हुआ? ये लड़के यहाँ के नहीं हैं क्या? नहीं, कोई कोरस कर रहे हैं। कोर्स? हाँ हाँ वही। शन्नो बिना उसकी ओर देखे हुए आटे पर पानी का छींटा देते हुए बोली तो उसने गहरी नज़रों से देखकर पूछा, तू इतना सब कैसे जानती है? इनके लिए शाम की रोटी मैं ही बनाती हूँ। इस खुलासे पर तो वो आसमान से गिरी। दिमाग में कई बातें आ रही थीं। मुंह चपड़ चपड़ चलता ही रहता है, राम जाने इस घर के बारे में क्या क्या बताया होगा। आरती के दिमाग का फ्यूज़ ही उड़ गया, पर वो जाहिर करके उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। आज काम बहुत था, जरा भी चिढ़ी हो तो अतिरिक्त काम करने से मुंह पर ही मना कर देती है, इसलिए मुंह बंद रखने में उसने भलाई देखी। गुस्से को पी लिया और सहजता और प्यार बिखेर कर वो चाय बनाने लगी, सिर्फ शन्नो के लिए। दूसरे दिन शरद अहमदाबाद चले गए और तीसरे दिन सुबह सवेरे शन्नो एक ऐसी खबर लाई कि आरती का दिल दहल और दिमाग हिल गया। दीदी, मुंह अंधेरे नुक्कड़ पर कोई लड़की को कार से ढकेल गया। ढकेल गया मतलब? अरे अब समझ लो उस बेचारी के साथ क्या हुआ होगा। आधे अधूरे कपड़ों में लड़की का बड़ा तमाशा बना। भीड़ की आत्मा तो होती नहीं, मरे हुए से लोग तमाशबीन बने, बस बातें ही बनाते रहे। तेरे कहने का मतलब है उस लड़की के साथ किसी ने? अरे हाँ दीदी, वही हुआ जिसे कहने भर से हमारी और आपकी जुबान जलती है। वो सब उस बेचारी ने झेला। कौन थी वो? क्या जाने कौन थी, कहाँ की थी, बस लड़की थी। शन्नो सर पकड़कर कुछ देर बैठी उस दृश्य को विस्मृत करने का प्रयास करती रही। फिर सहसा उसे कुछ याद आया तो उत्तेजना से बोली, और हाँ, वो लड़के जिन्हें लफंगे कहती हैं ना आप, उन्होंने आप आगे बढ़कर कहा, शन्नो दीदी, अपनी शॉल इन्हें दे दीजिए। वैसे ना भी कहते तो मैं शॉल उतार कर उसे उड़ाने ही वाली थी। इन्हीं जैसे लड़कों का कुकृत्य भी रहा होगा। वो कहना चाहती थी पर चुप रही और शन्नो को सुनती रही। चाय की गुमटी वाले चाचा हैं ना, उन्होंने हाथ जोड़कर उन लड़कों से कहा, भैया इन्हें तुम लोग ही अस्पताल पहुंचाया हो, गवाही हम दे देंगे। उनके आश्वासन पर लड़के हिम्मत किए। बेचारे डर भी रहे थे पुलिस थाने का कोई चक्कर ना हो। अरे तो क्या कोई भी उसकी मदद को आगे नहीं बढ़ रहा था? मदद? अरे वो पेट्रोल पंप वाले हिमेश जी हैं ना, उनने तो दूर से ही हाथ जोड़ दिए थे, ऐसे। शन्नो ने दोनों हथेलियों को ताली सी पीटते हुए जोड़कर अपना क्रोध हिमेश जी के प्रति दर्शाया।
आप ही बताओ दीदी, आदमी ही आदमी की मदद ना करे तो उसकी बड़ी बड़ी बातें किस काम की। हिमेश जी के महल में दो दो गाड़ियां खड़ी हैं, पर ज़रूरत के समय साफ मना कर दिया। असल में वो भी क्या करें, लड़की वाले हैं ना, सो डर गए होंगे। ना चाहते हुए भी हिमेश जी के लिए संवेदना उपजी तो शन्नो हिकारत से बोली, अरे छोड़ो दीदी, इतना भी क्या डरना कि आदमी से गीदड़ बन जाए। सब बातों के शेर हैं, दम किसी में नहीं। शन्नो देर तक अपने मन की भड़ास निकालती रही और उसके दिमाग की नसें ये सोचकर तड़कती रही कि उस बेचारी की दुर्दशा न जाने किसके कुकर्मों का नतीजा है। दिन भर किसी काम में उसका मन नहीं लगा। रह रह कर वो तृषा की बाट जोहते बाहर निकल जाती। चलते समय उसने समझाया भी था, मम्मी सोच सोच कर अपनी तबीयत ना खराब कर लेना। लड़कियों को अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी, अपनी सिक्स्थ सेंस को जगा कर रखना पड़ेगा। आरती का मन भीग भीग गया। तृषा वही वही बोल रही थी जो आज तक वो उससे बोलती आई। अगले दिन भी कॉलेज जाते समय वो ढेर हिदायतें दे गई। घर पर बंद मत रहना, शाम को बाहर निकलना, किसी से मिल आना या पार्क में टहल लेना। सो शाम को बाहर निकली तो हिमेश जी सामने पड़ गए, हमेशा की तरह चिंता में लीन। देखते ही बोले, भाभी जी सुना आपने कल क्या हुआ? जी, शन्नो ने बताया था। मैं कहता था ना, आजकल ज़माना ठीक नहीं है, लड़कियों का बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। मुझे देखिए, दो दो गाड़ियां घर में रख छोड़ी हैं। मजाल है जो बेटी अकेले दुकेले कहीं निकल जाए। मैं तो कहता हूँ आप भी अपनी बिटिया को यूँ अकेले बाहर न जाने दिया करें। गाड़ी नहीं है तो कम से कम ऑटो ही कर दीजिए। 4-5 रोज़ पहले उसकी स्कूटी भी शायद ख़राब हो गई थी। आरती समझ गई थी कि उन्होंने उन लड़कों को तृषा की स्कूटी ठीक करते देखा होगा और अब वो पड़ोसी धर्म निभाने आ गए। हिमेश जी की बातों को आत्मसात करने वाली आरती को उन्हें देख अजीब सी कुढ़न हुई। बात बदलते हुए उसने पूछा, उस लड़की के बारे में कुछ पता लगा? अब कैसी है? अखबार नहीं पढ़ती आप? हालत बहुत नाजुक है। हिमेश जी जाने क्या क्या अखबार में पढ़ा बताते रहे। उसका जी घबराने लगा तो वो लगभग उन्हें टालती हुई कुछ काम है कहकर आगे बढ़ गई। सुबह से जी मिचला रहा था। शायद कल रात हुई घटना ने उस पर असर किया था। हिमेश जी भी बातें बड़ी बड़ी बना लेते हैं, ज़रूरत पड़ने पर क्यों नहीं अपनी दो दो कारों का इस्तेमाल किया। मन ही मन उन्हें कोसती वो पार्क की ओर चलने को हुई कि तभी नज़र हिमेश जी की महंगी कार पर पड़ी। उनकी पत्नी और बेटी सुप्रिया कार से उतरी तो चाय की टपरी पर खड़े दोनों लड़कों ने उन्हें अजीब नज़रों से देखा, फिर मुंह घुमा लिया। आरती ने आज तक सुप्रिया को किसी से बातचीत करते नहीं देखा। हिमेश जी कहते भी हैं उनकी बेटी रिजर्व स्वभाव की है, रिजर्व रहना ही सही है। अरे भाभी जी, आज अकेले? भाई साहब नहीं दिख रहे हैं? अपने घर की ओर बढ़ती हिमेश जी की पत्नी ने हाथ हिलाकर पूछा। अहमदाबाद गए हैं, बोलकर स्त्रियोचित उत्सुकता से वो हिमेश जी की पत्नी की ओर बढ़ी तो वो हाथ हिलाकर वहीं से बोली, किसी दिन आऊँगी आपके पास, अभी तो देखिए। वो हाथों में पकड़े पैकेट थोड़ा उठाते हुए बोली, मार्केट गई थी। बाबा रे बाबा, बहुत थक गई। अच्छा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा। आरती समझ गई उनकी बात। कदम समेट कर वो पार्क की ओर चलती आई और बेंच पर बैठ गई। चाय की टपरी सामने दिख रही थी और वो लड़के भी। जाने क्यों आज दिल उन्हें कोस नहीं पा रहा था। और तो और इस दौरान एक बार भी उनके लिए लफंगे का संबोधन मन में नहीं उमड़ा, ना कोई कुढ़न उपजी। अलबत्ता उनकी हल्की हल्की आवाज़ें धीमे धीमे से कह कहे भीतर के सूनेपन को भंग से करते लगे। आज का ये हृदय परिवर्तन शायद सुबह घटे प्रसंग की शन्नो द्वारा बयानी और उससे बदली मनोदशा का परिणाम थी। आरती कुछ देर यूं ही बैठी रही। सहसा पार्क में खेलते बच्चों के हुजूम और शोर के साथ माली के डांटने की आवाज़ से ध्यान भटका। देखा तो पार्क का माली गुलाब के टूटे फूल को देखकर बच्चों को डांटता जाता और गुलाब के बड़े से झाड़ को सुधारता जाता। गुलाब का झाड़ पार्क में टहलने वाली पट्टी की ओर झुकाया था। चलते चलते बिना क्यारी में गए खिले फूलों को आसानी से तोड़ा जा सकता था। बच्चों ने भी इसका फ़ायदा उठाया होगा। एक दिन सैर करते हुए उसके आंचल में कांटे अटक गए थे। तब से वो सावधान होकर वहाँ से निकलती है, लेकिन आज कांटों से ध्यान हटकर छिपे फूलों की ओर चला गया, जिनकी महक उसके मन को छूकर अभी अभी निकली थी। जाने क्यों आज शाम कुछ नई सी लगी थी। न किसी की हंसी कानों को चुभ रही थी, न कोई मलाल मन में उठ रहा था। टपरी की ओर नज़र फिर टिक गई। इस बार ध्यान से उन लड़कों को देखा। सबके चेहरे गौर से देखे पहली बार।
अनजान लड़की के प्रति दिखाई संवेदनशीलता ने शायद उसके मन के कोमल हिस्से पर दस्तक दे दी थी। वो मानने लगी थी कि संवेदना किसी खास चेहरे और उसके तबके या स्तर की मोहताज नहीं होती। कुछ देर आते जाते विचारों को वो बुनती बुनती बस यूं ही बैठी रही। त्रिशा के आने का समय होने लगा था। सो वो उठी, पर लगा आसमान घूम गया या धरती ही चक्कर खा गई। खड़े खड़े वो नीचे गिरी और अचेत हो गई। जब आंखें खुली तो खुद को अपने बेड पर देखा। सामने बैठा व्यक्ति मुस्कुराकर बोला, चलिए आपको होश आ गया, अब मैं चलता हूँ, चिंता की कोई बात नहीं। आप? उसने कमज़ोर स्वर में पूछा। डॉक्टर हूँ, वो हल्का सा हंसा। क्या हुआ है मुझे? गिर गई थी आप मम्मी। त्रिशा उसके हाथों को थामते हुए उलाहना देती रही। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो बता देती। केतन और सुनील नहीं होते तो आज पता नहीं मैं कैसे मैनेज करती। इन बेचारों ने मेरी वजह से खाना भी नहीं खाया है, तब से यहीं भूखे बैठे हैं। कौन? आरती ने उसके संकेत पर गर्दन घुमाई और अवाक सी पीछे कुर्सी पर बैठे केतन और सुनील नाम वाले लफंगों को देखती रह गई। त्रिशा ने धीरे से उसके हाथ को इस डर से दबाया कि कहीं उन लड़कों के प्रति नफरत या हिकारत या गुस्से के भाव ना आ जाएं। मौके की नजाकत को आरती भी समझ रही थी। सो हल्का सा गर्दन हिलाते हुए आभार सा उसने व्यक्त किया तो दोनों के आशंकित चेहरों पर चमक उभर आई। चलिए, आप अब बिल्कुल ठीक हैं, कुछ दवाएं लिख दी हैं, मंगवा लीजिएगा। कहते हुए डॉक्टर उठा तो लड़के भी उठ खड़े हुए। डॉक्टर उन दोनों पर उड़ती सी नज़र डालकर बोला, मैं चला जाऊंगा, आप तो मुझे छोड़ने की जहमत ना ही उठाएं। जिस तरह से आज बाइक पर मुझे बैठाकर आप हवाई जहाज़ की स्पीड से यहाँ लाए हैं ना, कई दिनों तक बाइक में बैठने से डरूंगा। उनके कहने के अंदाज पर सभी हंस दिए और आरती भी। अब वातावरण में थोड़ी खुशगवारी थी। डॉक्टर के जाते ही आरती ने लड़कों से पूछा, ये त्रिशा क्या कह रही है? तुम लोगों ने खाना नहीं खाया है? क्या तब से यहीं हो? मम्मी, शन्नो दीदी इनके घर भी काम करती हैं, खाना भी बनाती हैं। आज इनका मूवी और डिनर का प्रोग्राम था, सो उन्होंने खाना नहीं बनवाया। आप गिर गई तो बेचारे ना मूवी ना डिनर के लिए गए। त्रिशा के खुलासे पर केतन संकोच से सिमट गया। अरे कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो ये है कि आप ठीक हैं। आप गिर गई तो हम डर गए थे, वो तो दीदी भी आ गई और बताया कि आपको स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से चक्कर आ जाते हैं। अब की बार सुनील बोला तो आरती ने मुस्कुराकर पूछा, तो मुझे तुम लोगों ने उठाया? उठाया तो केतन ने था, मैं तो डॉक्टर लेने चला गया था। गिरने से आपके सिर पर चोट लग गई थी ना, तो हम घबरा गए थे। आरती सुनील के चेहरे को गौर से देखते हुए बोली, आज तो तुम लोगों को खाना भी नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, केतन की मम्मी के बनाए लड्डू हैं, उन्हें खाकर हमारा मस्त काम चलेगा। सुनील की बत्तीसी देख आरती ने क्षणांश मौन के बाद पूछा, तुम लोग यहाँ अकेले रहते हो? जी आंटी जी, यहाँ पास वाली गली में 4 लड़कों के साथ एक कमरा शेयर कर रहे हैं। हम दोनों बीटेक और वे दोनों लड़के पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा कर रहे हैं। इम्तिहान ख़त्म हो गए हैं पर घर नहीं गए, यहीं 3-4 घंटे पार्ट टाइम नौकरी में समय बिता रहे हैं। जेब खर्च निकल आता है, मतलब किताबों वगैरह के लिए। सुनील बोल रहा था और आरती मुग्ध भाव से उन तथाकथित लफंगों को देख रही थी। तकरीबन 20 मिनट बाद जब दोनों चलने के लिए खड़े हुए तो आरती कसमसा उठी। ए त्रिशा, देख तो जरा, अभी के लिए जो बनाया था वो थोड़ा सा इन्हें भी दे दो। क्या भूखे सोएंगे बच्चे? अपने शब्दों पर अचकचा उठी आरती भीतर छलक आए ममत्व पर विस्मित भी हुई। लड्डू मठरी एक पैकेट में डालकर त्रिशा ने केतन को पकड़ाया तो उसने भी संकोच भाव से ले लिया। दोनों चलने को हुए तो खिड़की के अधखुले पर्दे से बाहर उनकी नज़र पड़ी। केतन सहसा ठिठक गया। दीदी 2 मिनट बाद निकलते हैं। बाहर पेट्रोल पंप वाले हिमेश अंकल हैं, अपना गेट बंद कर रहे हैं। हमें यहाँ देख लिया तो क्या? वो आप नहीं समझेंगी। अपने बालों पर हाथ फेरते केतन फर्श की ओर ताकते कुछ खिसियाहट के साथ बोल रहा था, आप लड़की हैं ना, उन्होंने आपको हमारे साथ देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेंगे। क्या सोचेंगे? त्रिशा के प्रति प्रश्न पर वो सिमट गया तो सुनील हिचकिचा कर बोला, वे हमें लफंगा समझते हैं ना, इसलिए। उन लड़कों की मनोदशा पर आरती का जी भर आया। चलो मैं भी साथ चलती हूँ, खुली हवा में बैठूंगी तो मन बदलेगा। आरती बिस्तर से उठते हुए बोली और पलंग से उतरकर चप्पल पहनकर त्रिशा के साथ बाहर आई तो नज़र हिमेश जी के घर की तरफ उठ गई। हिमेश जी के लॉन में एक साया देख आरती और त्रिशा दोनों चौंकी। कुछ समझती उससे पहले वो साया खुली हुई खिड़की से कमरे में कूद गया। मम्मी, हिमेश अंकल के घर इन्फॉर्म करिए, उनके घर में इस तरह कौन घुसा है?
छोड़िए ना दीदी, ये हर दूसरे तीसरे दिन होता है, केतन ने तृषा से कहा और आगे बढ़ गया। क्या मतलब? आरती की आवाज़ थरथराई। सुप्रिया का कमरा है ये तो। कौन है वो? उस कार का मालिक। सुनील ने पीछे मुड़कर दूर अंधेरे में खड़ी एक बड़ी सी कार की ओर इशारा किया। उन्हें स्तब्ध छोड़कर तेजी से दोनों सामने वाली गली में गुम हो गए। नीम अंधेरे में खड़ी कार को देखकर बुद्ध बनी आरती कभी कार को तो कभी खिड़की की ओर देखती। चलिए मम्मी, अंदर चलिए। तृषा ने आरती का हाथ पकड़कर खींचा तो वो यंत्रवत चल पड़ी। मैं ब्रेड सेक रही हूँ, चाय के साथ खा लो तो दवा दे दूँ। और हाँ, अब कोई नई टेंशन मत ले लेना, अंकल ठीक कहते आए हैं, अपने काम से काम रखना चाहिए। कहते हुए तृषा रसोई में चली गई और आरती धम से उसी खिड़की के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई जहाँ से अब तक चाय की गुमटी से आने वाली आवाज़ों को सुनकर कुढ़ जाती थी। कुछ ही देर में तृषा ब्रेड और चाय ले आई। चाय देखकर आरती को चाय की बंद टपरी में खड़े लड़कों की हंसी का आभास हुआ और आश्चर्य, आज उस आवाज़ में लफंगापन नहीं, खिलंदड़पन घुला महसूस हुआ। सोने से पहले आरती ने खिड़की का पर्दा बंद किया तो नज़र हिमेश जी के बंगले की ओर उठ गई। रात की कालिमा से ज़्यादा स्याह तथा कथित सभ्य और अभिजात्य का सच था। दूसरों को असामाजिक तत्वों से सावधान करने वाले हिमेश जी अपने ही घर की बेटी के कमरे में किसी लफंगे की मौजूदगी से बेखबर गहरी नींद में सो रहे हैं। ये देख उसका मन दुख और वितृष्णा से भर उठा। अभी आप सुन रहे थे मीनू त्रिपाठी जी की लिखी हुई कहानी लफंगे। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।